हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। जैसा कि सारे बच्चे जानते हैं कि क्लास 11th में हम वर्क एनर्जी पावर यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट यूनिट हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो रोटेशनल मोशन है। लेकिन जैसा कि हमने बच्चों को कहा था कि रोटेशनल मोशन यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम एक दो क्लासेस में बच्चों के क्वेश्चन पेपर के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जो अब तक कुछ चैप्टर्स किए हैं जैसे वर्क एनर्जी पावर है और उससे पहले सर्कुलर मोशन वगैरह एक दो चैप्टर्स थे जिनके आपको क्वेश्चन पेपर सेंड किए थे। उन क्वेश्चन पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम चलते हैं पहले वर्क एनर्जी पावर के जो फर्स्ट वाला पेपर क्वेश्चन पेपर दिया गया था उसकी प्रॉब्लम्स की तरफ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है। वैसे ये उस पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 है, लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम यही है। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व किया और मुझे प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पर नंबर बताए थे क्वेश्चन पेपर के, तो हमारा जो पहला डाउट है, प्रॉब्लम है बच्चे को, वो है क्वेश्चन नंबर 15 उस पेपर का जो वर्क एनर्जी पावर का फर्स्ट पेपर था। अब देखते हैं, हम इसको सॉल्व करके बच्चे को दिखाते हैं। इस क्वेश्चन की एक खास बात यह है कि क्वेश्चन बहुत बार, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और ये बड़ा फ्रीक्वेंटली आज टाइप का क्वेश्चन रहा है मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस बाय 19%. What is the percentage decrease in its linear momentum? अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूं, पहले पूरा सिचुएशन समझते हैं। आपके पास कोई बॉडी है और आपको बताया था कि अगर कोई दुनिया में बॉडी है तो उसका मास भी जरूर होगा। लेकिन सिर्फ मास होने से बॉडी में काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम नहीं होता। अगर वो बॉडी मूव करती है कुछ वेलोसिटी से, तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, क्योंकि आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है और मोशन की वजह से ये बॉडी में मोमेंटम होता है। अब अगर m मास का बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी और ये उसका मोमेंटम, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। काइनेटिक एनर्जी इसी यूनिट में पढ़ाया वर्क एनर्जी पावर में, इसका फॉर्मूला भी डिराइव करवाया। और मोमेंटम आपको पढ़ाया गया था लॉज ऑफ मोशन। मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन द बॉडी। दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों ही बॉडी की वेलोसिटी की वजह से होते हैं। अब आपसे ये बोला गया है कि अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 19% इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उसका मोमेंटम कितने परसेंट डिक्रीज होगा। अब सारे बच्चे जानते हैं कि इन दोनों में वैसे तो कॉमन वेलोसिटी है, कि इसमें भी वेलोसिटी है, इसमें भी वेलोसिटी है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ही ये होगा कि उस बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होगा। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, क्योंकि बॉडी खुद से टूट जाए तभी उसका मास डिक्रीज होगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी के कम होने से मोमेंटम पर क्या फर्क पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम।
मैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ के से डिनोट कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। एक ही लेटर्स, एक ही अल्फाबेट से उसका सिंबल बनाते हैं। जैसे के डॉट ही बार बार लिखेंगे तो दिक्कत होगी बच्चे को थोड़ा, वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो। तो जैसे मोमेंटम का सिंबल पी लिख दिया है मैंने, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल के लिख दिया। अब कहीं पर आपने थ्योरी में बहुत ही रेयर किसी बुक में इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन देखा होगा डायरेक्टली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जब तक आप ये रिलेशन नहीं जानते, आप ये क्वेश्चन इस टाइप का कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हर बार चेंज, बस कॉन्सेप्चुअली तो ऐसा ही आता है, चेंज इसमें जो होता है वो इतना ही होता है कि काइनेटिक एनर्जी इतने % इंक्रीज हो गई या इतने टाइम्स इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई तो मोमेंटम पर क्या फर्क पड़ेगा। और उसका रिवर्स भी आ सकता है कि अगर मोमेंटम इतना इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जब भी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में से एक का इंक्रीज डिक्रीज दिया जाए और दूसरे का इंक्रीज डिक्रीज पूछा जाएगा, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी का आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया है, हाफ mv²। अगर इस फॉर्मूले में मैं ऐसा कर दूं, यानी m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, अब सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये फिर बैलेंस नहीं रहेगा। तो किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी नंबर को सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि m से m कैंसिल होकर वापस वही बचेगा। इसलिए मैंने राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया है। और जब ऐसा किया जाएगा तो हम हाफ, ये m तो मल्टीप्लाइड बाय m, तो m² और v² यहाँ पहले से ही है और नीचे ये डिनोमिनेटर में m आएगा। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। वैसे फिजिक्स के हिसाब से दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, लेकिन हम जानबूझकर उनके बीच में आपस में रिलेशन निकालने के लिए एक मैथमेटिकल चेंज इसमें कर रहे हैं। तो आप m से ऊपर नीचे किसी भी चीज को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये आपने मैथ्स में 9-10 तक सीख लिया होगा। अब आप अगली लाइन में क्या लिख सकते हो, k इज इक्वल टू हाफ mv² अपॉन m। जब आपका m² v² है तो आप इसको mv² लिख सकते हैं, अपॉन m भी लिख सकते हैं। और mv, ये देख रहे हो, mv होता है बॉडी का मोमेंटम। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p² बाय m। आपने mv की जगह p रख दिया यहां से, तो हाफ ऐसे का ऐसे ही, mv की जगह आपने p वैल्यू पुट कर दिया, स्क्वायर बाहर है तो स्क्वायर लगा दिया, नीचे m। ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है आज के बाद। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिस न्यूमेरिकल्स में थ्योरी में पढ़ाए गए फॉर्मूले डायरेक्टली यूज नहीं होते, हमें उनको ऑब्टेन करना पड़ता है। ये इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ थ्योरी अगर आपने अच्छी तरह पढ़ी है तो आप खुद से कर सकते हो। ये क्वेश्चंस जब तक आप ये क्वेश्चन ही नहीं करोगे, चाहे आप कितना भी थ्योरी पढ़ लें, काफी बच्चों को इसका आइडिया नहीं आता है। तो अब आपके पास आ चुका है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और ये काइनेटिक एनर्जी आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान सकते हो कि शुरुआत में किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, हाफ p² बाय m। और इसी फॉर्मूले से, जैसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है, इसी फॉर्मूले से अगर मोमेंटम का फॉर्मूला निकालना पड़े तो मोमेंटम का फॉर्मूला निकालने के लिए इस 2m को तो इधर मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो p² इज इक्वल टू 2mk हो जाएगा। 2m इंटू k इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा, p² की वैल्यू ये आ जाएगी,
और P इज इक्वल टू √2mk आ जाएगा। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और नीचे वाले बॉक्स में जो फॉर्मूला देख रहे हो आप ये मोमेंटम का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे कहा गया है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 19%, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी को हम K डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? K से, और जो नई काइनेटिक एनर्जी K डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्या बोल रहा है? डिक्रीजेस बाय 19%, तो नई काइनेटिक एनर्जी होगी K माइनस 19% ऑफ K। मानते हैं? नई काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से उसका ही खुद का ही 19% कम कर दें तो नई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यही क्वेश्चन में कहा गया दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस बाय 19%। तो कोई भी क्वांटिटी अब 19%, 20%, 50% डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज होने के बाद कितना बनती है वो नई वैल्यू उसकी आती है ओरिजिनल वैल्यू में से। जितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज कहा गया उतना परसेंट, इंक्रीज कहा गया तो प्लस कर देते, डिक्रीज कहा गया तो माइनस कर देते। तो अब आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा K डैश इज इक्वल टू K माइनस 19% ऑफ K, मतलब हो गया 19/100 ऑफ K। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो यहां पर आएगा 100, यहां आएगा 100K माइनस 19K, और 100 माइनस 19 कितना होता है? 100 माइनस 19 होगा 81, तो ये आपके पास आ जाएगा 81K अपॉन 100। ये किसकी वैल्यू आ गई? K डैश की। अब एक जो आपका लेफ्ट साइड में ये सारी चीज है ये कैसे आया था इसको आप समझ चुके हो, इसलिए मैं इस चीज को यहां से गायब कर देता हूं क्योंकि हमें यहां पर फाइंड आउट करने में आसानी होगी। आपने ये फॉर्मूला ऑब्टेन कैसे किया था वो मैंने बच्चों को सिखा दिया है। किसी को वापस देखना होता है तो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यही है। तो आपको क्या बोला गया था कि ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है K, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और ये आपका मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों इनिशियल है। कैसे आए ये दोनों फॉर्मूले वो आपने सीख लिया। अब नया काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से 19% ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस किया, तो ये आपके पास नया काइनेटिक एनर्जी आ गया। यहाँ लिख लेता हूं मैं, लो ये लिख के दिखाता हूं। K डैश नया काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 81K/100। ये नई काइनेटिक एनर्जी है। तो अब आपके पास अगर काइनेटिक एनर्जी K डैश हो गई है, ये न्यू काइनेटिक एनर्जी हो गई है, तो न्यू मोमेंटम में P की जगह आप क्या लिखोगे? P डैश, और P डैश की वैल्यू क्या होगी? √2m। इसी फॉर्मूले में K की जगह आपको क्या लिखना चाहिए? K डैश। अगर आप K लिखोगे तो वो पुराना मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा, इनिशियल मोमेंटम। और अगर आपने K की जगह K डैश कर दिया, नई काइनेटिक के पुरानी काइनेटिक एनर्जी के बजाय नई काइनेटिक एनर्जी कर दी, तो नया मोमेंटम आ जाएगा।
और ये नया मोमेंटम के लिए पी डैश की वैल्यू क्या होगी, √2m इंटू 81k/100। आपने इस k डैश की वैल्यू यहां से पुट कर दिया, और अब जो भी स्क्वायर रूट में से आ सकता है कॉमन, वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे कि 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। 9/10 तो बाहर आ गया, हमारे पास अंदर बचा 2m और √2m p है, यानी p डैश की वैल्यू क्या बची 9/10 p। तो ये फॉर्मूले से आपको नया काइनेटिक एनर्जी मिल गया कि नया काइनेटिक एनर्जी k डैश इज इक्वल टू 81/100 k, यानी नया काइनेटिक एनर्जी इज 81/100 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह नया मोमेंटम आपको क्या मिला 9/10 ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम। अब बारी आती है परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इसलिए बोल देते हैं कि लीनियर मोशन है, वैसे खाली मोमेंटम भी बोल सकते हैं। परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, आगे बहुत काम आएगा। पूरी आगे 11th क्लास के न्यूमेरिकल्स में और 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के न्यूमेरिकल्स में, पूरे लाइफ में भी बड़ा काम आता है। आप कोई सामान ही खरीदने जाते हो, बोलते हैं इस सामान की ये तो कॉस्ट थी 20% कम हो गई, या इतने 500 रुपये थी 200 रुपये कम हो गई, तो कितना परसेंट कम हुई उसको परसेंटेज डिक्रीज बोल सकते हैं। या किसी सामान की कॉस्ट 500 रुपये थी 200 रुपये बढ़ गई, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुई। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को ही चेंज कहा जाता है। तो मैं यहाँ परसेंटेज चेंज इसलिए लिख रहा हूँ कि चाहे, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार डिक्रीज के बजाय इंक्रीज भी हो सकता है सिचुएशन में दिया हुआ, तो डिक्रीज में और इंक्रीज में दोनों में ही चेंज कहा जाता है। तो परसेंटेज चेंज किसी भी चीज का निकालने के लिए उस चीज की फाइनल वैल्यू माइनस उस चीज की इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय उसी चीज की इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। इससे आप किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बात। अब आपको काइनेटिक एनर्जी का तो परसेंटेज गिवन था 19%, लेकिन आपको मोमेंटम का परसेंटेज चेंज निकालना है। अब मोमेंटम का परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, दुनिया में किसी भी चीज का चेंज निकालने के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। देखो निकाल के दिखा देता हूं। ब्लू से इसलिए लिख रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी में पता चलेगा कि कहां चल रहा है। फाइनल वैल्यू पी डैश है माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है पी, इनिशियल मोमेंटम देखो ये रहा पी, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू जो कि पी है फिर से, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपकी फाइनल मोमेंटम है, यानी पी डैश जो चेंज हो गया आया, और पी आपका इनिशियल मोमेंटम था, तो आपने फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, ये दुनिया में किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज, कॉस्ट का परसेंटेज चेंज, इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही चेंज है। किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालने के लिए उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इंटू 100 करना पड़ेगा। अब देखो आंसर, पी डैश की वैल्यू 9/10 पी है, माइनस पी तो है ही यहां पर, अपॉन पी है,
इंटू 100। अब इन दोनों में से P कॉमन लिया जाएगा और नीचे वाले P से वो हो जाएगा कैंसिल। आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा, यहां लिखता हूं, परसेंटेज चेंज, जिसे आप डिक्रीज भी कहोगे, वो आपके पास आंसर आएगा 9/10 माइनस 1 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो। P माइनस 9/10 P माइनस P में से P कॉमन आके बाहर आ गया और वो नीचे वाले P से कैंसिल हो गया। आपके पास ब्रैकेट के अंदर 9/10 माइनस 1 इंटू 100 बचा है। सॉल्व करें, यहाँ 10, 9 माइनस 10 इंटू 100 कितना आया? 9 माइनस 10 कितना हो गया? -1 अपॉन 10 इंटू 100, और 10 10 100 होता है, कितना आया? -10%। ये परसेंटेज चेंज आया है, और परसेंटेज चेंज देखो ऑटोमेटिकली माइनस में आ गया है। कई बार ऐसा होता है, यहाँ तो पूछ लिया डिक्रीज, कई बार ये भी बोला होता है कि बताओ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आपको चेंज निकालना है और आपको पता नहीं है इंक्रीज या डिक्रीज, आप यही फॉर्मूला हमेशा यूज करना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्वांटिटी जिसका हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं वो डिक्रीज हुई है, और अगर यही आंसर प्लस में आता तो आपको पता चल जाता कि वो क्वांटिटी जिसका परसेंटेज चेंज हम निकाल रहे हैं वो क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो इस क्वेश्चन के स्टेप्स जो हैं वो आप ध्यान से समझ लो। पहले आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा और मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा, फिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन निकाला। काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम के साथ रिलेशन निकाल के वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, और मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ उसी का रिवर्स करके रिलेशन निकाला, वो इनिशियल मोमेंटम था। अब आपसे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी 19% डिक्रीज हो गई, तो आपने नया काइनेटिक एनर्जी निकाला ओरिजिनल में से 19% माइनस करके। नया काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद आपने नया मोमेंटम निकाला, उसमें क्या किया? बस काइनेटिक एनर्जी पुरानी वैल्यू के बजाय नई वैल्यू रखी जो आपने निकाल ली है, तो आपको नया मोमेंटम भी आ गया। अब आपने परसेंटेज निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल इंटू 100 रखा, उनकी वैल्यूज रखी, कैंसिल वैंसिल करा, परसेंटेज चेंज आ गया। माइनस में आ रहा है तो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका आंसर आएगा 10% डिक्रीज। जो मोमेंटम जो है वो 10% डिक्रीज होएगा। आंसर चेक कर लेना एक बार। तो ये आपका फाइनली हो गया है फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये आपके सामने आ गया है उसी क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों ने पूछा है। A simple pendulum of length 1 meter has a wooden bob of mass 1 kg। बच्चों को बताया था कि जब इस तरह का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, पिछले वाला तो मैथमेटिकल था क्वेश्चन, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप पहले डायग्राम बना लिया करें। तो डायग्राम कहता है कि ये आपके पास एक पेंडुलम है जिसका लेंथ 1 मीटर है, यानी आप यहां से ये 1 मीटर बोल सकते हो, ये लेंथ यहां तक नापी जाती है, ये इसका सेंटर पॉइंट माना जाता है। और ये जो वुडन ब्लॉक है इसका मास हम कैपिटल M मान लेते हैं, वो है 1 kg, मास ऑफ ब्लॉक।
It is struck by a bullet of mass 10 to the power minus 2 kg, moving with a speed of 2 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power 2 मीटर पर सेकेंड. ये इंटू है, ये चीज यहां लिखने के बजाय यहां लिख लेते हैं. ये आपकी बुलेट हो गई. बुलेट का मास हम स्मॉल m ले लेंगे, जो स्मॉल m की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 टू द पावर माइनस 2 kg. ये मास ऑफ बुलेट है. और ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उस वेलोसिटी को हम स्मॉल v मान रहे हैं, और वो वेलोसिटी है 2 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट. द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द बॉब. ये बुलेट यहां पर आ जाती है बॉब के अंदर, यानी इस वुडन ब्लॉक के अंदर धंस जाती है. एम्बेडेड का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर धंस जाना. तो ऐसा आपने एक कोलिजन वाले केस में किया है कि m मास की बुलेट v वेलोसिटी से भागती हुई इस ब्लॉक में अगर धंस जाएगी तो ये जो ब्लॉक है ये इस तरह से यहां पहुंचता है. Obtain the height to which the bob rises. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Obtain the height to which the bob rises before swinging back. यानी ये जैसे ये बुलेट इस बॉब में आके एम्बेडेड होती है, ये पूरा एक सिस्टम, ब्लॉक और ये बुलेट, ये मिलकर लेट अस सपोज v वेलोसिटी से, कैपिटल v ले लिया मैंने, v वेलोसिटी से आगे जाता है और ऊपर 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 जाते जाते यहां तक आके रुकता है. आपको ये बताना है कि सिस्टम ने जब बुलेट ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो गई है यानी धंस गई है, ऊपर यहां तक पहुंचने में कितना हाइट ऊपर आया है. अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, या ये कहें दो स्टेप्स हैं इसमें. फर्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन का है उसमें मैं लिख रहा हूं mv प्लस कैपिटल M इंटू 0 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V. किसी भी तरह का जो कोलिजन होता है वर्क एनर्जी पावर में, आपको कोलिजन बताया गया था, 3 प्रकार के कोलिजन भी आपको समझाए गए, लेकिन ये बताया था किसी भी टाइप के कोलिजन में बिफोर एंड आफ्टर वाला मोमेंटम सेम रहता है. कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम रहता है, कंजर्व रहता है. अब ये वाला कौन सा कोलिजन है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, जिसमें कोलिजन के बाद बॉडीज सेपरेट नहीं होती. तो ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, ये बुलेट का मोमेंटम है प्लस ब्लॉक का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, और राइट हैंड साइड में उन दोनों का फिर से कंबाइंड मोमेंटम लिखा है आफ्टर कोलिजन, जो कि सेपरेट तो वो हुए नहीं है. तो मास बुलेट का m था, उसकी वेलोसिटी v थी स्मॉल v, तो मैंने ये बुलेट का मोमेंटम स्मॉल m इंटू स्मॉल v लिख दिया, प्लस ब्लॉक का मास कैपिटल M है, लेकिन ब्लॉक कोलिजन से पहले रेस्ट में था, तो उसके साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करने पर उसकी वेलोसिटी 0 लिखी है, क्योंकि इनिशियली वुडन ब्लॉक वाज एट रेस्ट. तो ये टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन जो बुलेट है वो ब्लॉक में एम्बेडेड हो गई है यानी धंस गई है, तो इसलिए बुलेट ब्लॉक के अंदर है, तो टोटल मास क्या हो गया, ब्लॉक का मास प्लस बुलेट का मास, और दोनों कंबाइंड वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहे हैं. तो ये हमने जो लाइन लिखी है ये आई है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से.
जो हर टाइप के कोलिजन में एप्लीकेबल होती है, और बताया था क्यों हर टाइप ऑफ कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कोलिजन के दौरान नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, वो दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आप इस फॉर्मूले के मुताबिक लिखेंगे mv इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V, और इससे आप कैपिटल V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, स्मॉल m स्मॉल v अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। आपको सब कुछ गिवन है, स्मॉल m देख रहे हैं यहाँ पर बुलेट का मास है, स्मॉल v देख रहे हैं बुलेट की वेलोसिटी, और कैपिटल M फिर से क्या है, ये कैपिटल M है ब्लॉक का मास। इसमें जब आप वैल्यूज रखेंगे तो आपको वो वेलोसिटी मिल जाएगी जिस वेलोसिटी से ब्लॉक और बुलेट, जब बुलेट इसमें एम्बेडेड होती है, यहां से चलना शुरू करते हैं, और जब ये यहां से चलना शुरू करते हैं तो उस समय ब्लॉक और बुलेट में काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे जैसे ये पूरा सिस्टम ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता रहता है, हाईएस्ट पॉइंट जो कि h हाइट पर पहुंचने के बाद वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो मैंने लिखा है इस A पॉइंट पर जितनी काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक एंड बुलेट की, हाईएस्ट पॉइंट B पर पहुंचने के बाद वो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। तो यहां पर लिखा जाएगा हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V स्क्वायर। ये कैपिटल V वो वेलोसिटी है जो कोलिजन के बाद इस कंबाइंड सिस्टम की होती है, जो आपने यहां से फाइंड आउट की है। और ये कैपिटल V रखने पर ये पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये पूरे सिस्टम का ब्लॉक एंड बुलेट का मास है, और G और H। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी पेंडुलम की, हाईएस्ट पॉइंट पर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। अब आपने ये इससे कैंसिल कर देना है। आपके पास h जो है उसका वैल्यू आएगा 2v स्क्वायर अपॉन g। सॉल्व करके देखोगे आंसर बिल्कुल सही आएगा। यहाँ एक लाइन लिखी है, जरा गौर से देखो, टेक g इज इक्वल टू 10, तो आपने यहाँ स्मॉल g, जब तक ये लिखा ना हो तब तक आपको g की वैल्यू 9.8 ही लेना है, ऐसा मैंने पहले भी बहुत बार बताया। तो टेक g इज इक्वल टू 10 में आपने यहाँ g की वैल्यू 10 रखनी है, कैपिटल V की वैल्यू आपने यहाँ से सॉल्व करके निकाल ली है ऑलरेडी, वो यहाँ पर रखनी है। उसे मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना ना भूलना, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका वो हाइट आ जाएगा जहां जिस हाइट तक ये बॉब और बुलेट का कॉम्बिनेशन ऊपर जाता है बिफोर स्विंगिंग बैक, वापस आने से पहले। ओके है बात। तो अब आपका ये सेकेंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन करके एक बार आंसर चेक करके कंफर्म कर लें। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल पे डिस्कस कर लोगे तो वहीं के वहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी इसी पेपर की नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये आपके सामने उस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत आया था। इस क्वेश्चन में एक आपको डायग्राम भी दिख रहा है। उस डायग्राम में आपको एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है जिसका मास हम m मान लेते हैं,
जो आपको गिवन है, ये है वो ब्लॉक, और ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी गिवन है जिसे हम वीए बोल देते हैं। और क्वेश्चन में भी यही सब लिखा है, अ 3 kg ब्लॉक, ये 3 kg इसका मास है, स्मॉल m, एज शोन इन द फिगर में दिखाया गया, हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, एट ए एंड 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है, इसको वी मान लेते हैं। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी अलोंग द कर्व इज 12 मीटर, यानी ए से ये यहां तक और ये डिस्टेंस, ये पूरा यहां से जो मैंने एरो लगाया यहां से यहां तक का डिस्टेंस 12 मीटर है। अलोंग द कर्व का मतलब ऐसे पूरा कर्व के साथ, ऐसे स्ट्रेट डिस्टेंस तो कुछ और होगा। हाउ लार्ज अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, assuming the same friction, how far from B it will stop। आपको ये बताना है कि A से B तक जाते समय उस पर कितना फ्रिक्शन लगा है। अब पहले ये फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपको फ्रिक्शन कितना है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है, और दूसरे पार्ट में अज्यूमिंग द सेम फ्रिक्शन, यही फ्रिक्शन अगर लगता रहे, हाउ फार फ्रॉम बी, बी से कितना दूर जाकर ये स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप होने वाली बात बाद में आपको समझाएंगे, पहले फ्रिक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो करते हैं। देखिए, जब ये ए से बी तक ऐसे यहां से स्लाइड करता हुआ और यहां पहुंचता है तो इस पर एक ही फोर्स काम कर रही होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से इस पर जो भी वर्क हो रहा होता है, चाहे वो उसको स्लो डाउन वगैरह करने में हो रहा है, वो वर्क इसकी एनर्जी चेंज करता है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। वो सिर्फ हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए पढ़ी थी, लेकिन ये हर तरह की एनर्जी के लिए एप्लीकेबल होती है कि बॉडी के ऊपर जितना भी वर्क होता है उससे उसकी एनर्जी चेंज होती है। अब आप गौर फरमाओ, जब ए पॉइंट पर बॉडी है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, एम जी एच ए। एच ए को मैंने ये जो हाइट है ना, ये इसको एच ए माना है, और ये जो हाइट है इसको एच बी माना है। तो एम जी एच ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है, और एम जी एच बी ये बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को, एच ए वाली पोटेंशियल एनर्जी को, यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी से माइनस कर दूं तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। और मैंने एच ए में से एच बी को इसलिए माइनस किया है कि एच ए ज़्यादा है और एच बी कम है। ज़्यादा हाइट पर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, कम हाइट पर कम पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद मैं लिखता हूँ हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। हाफ एम वी बी स्क्वायर यहाँ पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है, और हाफ एम ए स्क्वायर यहाँ पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है। अब की बार मैंने इस काइनेटिक एनर्जी में से ये काइनेटिक एनर्जी माइनस किया है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और वैसे भी एक टाइप की एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आने पर कम हो रही है। यहाँ की हाइट ज़्यादा है और यहाँ की हाइट कम है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ कम हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि चेंज
इन एनर्जी ही वर्क के बराबर है। और चेंज इन एनर्जी में पहले आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखेंगे, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, प्लस काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिखेंगे, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का चेंज, और वो बराबर होगा वर्क के। वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। जो भी इसमें चेंज आया है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आया है, ऐसा इस क्वेश्चन में सपोज किया गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक आपने चेंज इन एनर्जी निकाला, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुई है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई है। दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्यों चेंज हुई है, क्योंकि हाइट चेंज हो गई है। और काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज हुई है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज प्लस काइनेटिक एनर्जी का चेंज यानी टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब आप इस पूरे इक्वेशन में हर चीज जानते हैं सिवाय किसके, एफ के। एस जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस एस कहा गया है। ये जो ए से बी तक का डिस्टेंस है, ऐसे लिख देता हूं, ए टू बी, उसको एस कहा गया है, जो कि 12 मीटर है। तो ब्लॉक का मास गिवन है, ची आप 9.8 लेते हो जब तक कहा ना जाए। हाइट दोनों जगह की गिवन है, एच ए और एच बी, दोनों जगह की वेलोसिटी गिवन है, वी ए और वी बी। डिस्टेंस गिवन है, आप यहां से इसको सॉल्व करोगे, आपकी फोर्स फाइंड आउट हो जाएगी। इस पूरी इक्वेशन में फोर्स के अलावा सब कुछ गिवन है, देख रहे हैं ऊपर। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितना भी एनर्जी में चेंज होता है, अगर एक टाइप की एनर्जी में हो रहा है, दो टाइप की, टोटल चेंज निकालें और उसको वर्क के बराबर रखें। इससे आपका वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से फ्रिक्शनल फोर्स कितना है वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ये कहता है कि अगर वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी के बाद भी लगती रहे तो बी के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। फिर से वही आपको लिखना है, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू वर्क डन। जितनी भी एनर्जी है वो सारी वर्क में खर्च हो जाएगी, यानी वर्क करने में फ्रिक्शन के अगेंस्ट। क्यों सारी क्यों खर्च हो जाएगी, ये लिखा है, हाउ फार फ्रॉम बॉडी फ्रॉम बी, बी से कितना दूर जाने पर द बॉडी विल स्टॉप, स्टॉप हो जाएगी, नीचे भी आ जाएगी। यहां स्टॉप हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी खत्म, और नीचे आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म। तो यानी जितनी भी इस समय टोटल एनर्जी है वो सारी की सारी यूज हो जाएगी काय में, आगे बढ़ने में होने वाला वर्क में। तो अब बी पर जो टोटल एनर्जी है वो है हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच बी। ये हाफ एम वी बी स्क्वायर क्या है, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, और एम जी एच बी क्या है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, और वो बराबर है एफ, जो यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे। बोल रहा है एज्यूमिंग द सेम फ्रिक्शन, जो यहां से फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट किया वही आगे एक्ट कर रहा है, उसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वर्क डन को कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ इस डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट कर रहे हैं एस के बजाय, क्योंकि एस हमने यहां से ए से बी तक के डिस्प्लेसमेंट को मान लिया था। बी से आगे तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो यहाँ पर आई वो सी तक का, तो बी से सी तक के डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। तो वही फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है कि जो भी टोटल एनर्जी है वही वर्क करने में खर्च हो जाएगी। फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है बॉडी को, क्योंकि फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करता है, बॉडी चलती रहती है।
चलती रहती है तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है वो खर्च होता जाता है और बॉडी की एनर्जी कम 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 होते होते फाइनली जीरो हो जाती है। बॉडी स्टॉप हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई फाइनल, और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो जो भी शुरुआत में बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट बी, उसी एनर्जी से सारा वर्क हो गया अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब इस फॉर्मूले में भी आपको सिर्फ डी नहीं पता है, आपको हाफ एम वी बी स्क्वायर में मास भी पता है, वी बी वेलोसिटी एट बी भी पता है, हाइट ऑफ बी भी पता है, हाइट एट बी, फोर्स आपने फ्रिक्शन की यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। आगे कितना और डिस्टेंस चलेगा वो इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप याद रखो कि फर्स्ट इक्वेशन इसको अगर माने, इस इक्वेशन से आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल वही है कि यहाँ पर बॉडी में पोटेंशियल काइनेटिक दोनों है, यहाँ पर भी बॉडी में पोटेंशियल काइनेटिक दोनों है। पोटेंशियल का चेंज प्लस काइनेटिक का चेंज ही वर्क है। तो इससे आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट किया। आगे वो बोल रहा है कि बॉडी स्टॉप होके ही नीचे आके, तो जिस जगह पर उसमें काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, वो टोटल एनर्जी ही वर्क में सारी की सारी खर्च हो गई। तो सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम एफ से फर्स्ट निकाल के, तो आपका डी भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके एक बार आंसर चेक करेंगे, पेपर में आंसर्स नीचे दिए हैं। अगर आंसर्स में कोई प्रॉब्लम आए कैलकुलेशन में तो कृपया करके मुझे कॉल करें, क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लें और उनका आंसर अगर मिसमैच होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको दोबारा से बता दिया जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यूज करके कैलकुलेशन करके आंसर आप अपने आप से निकाल के एक बार चेक जरूर करना, उसका प्रैक्टिस होना जरूरी है, बहुत काम आता है। एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे कई बार कॉन्सेप्ट तो लगा लेते हैं, कैलकुलेशन में फिर अटके रहते हैं। और कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है, कॉन्सेप्ट सिखाया जा सकता है, कैलकुलेशन आपको खुद ही सीखनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब सीखना क्या हो, तो आप 10th क्लास तक उतना मल्टीप्लाई डिवाइड वाला मैथमेटिक्स जानते हैं। तो इनके आंसर्स मुझे कंफर्म करके, क्योंकि आंसर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, सही आ गए तो कंफर्म हो जाएगा, नहीं आए तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, तो मैं बता दूंगा कि कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ हुई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है। तो अब अगली क्लास में हम वर्क एनर्जी पावर के सेकेंड वाले पेपर के डाउट्स डिस्कस करेंगे, फिर हम जाएंगे सर्कुलर मोशन की तरफ और फिर हम जाएंगे फ्रिक्शन की तरफ। क्योंकि अभी मुझे जितना इन्फॉर्मेशन बच्चों ने दिया है उसके हिसाब से इन्हीं 3 टॉपिक्स के डाउट्स बाकी रह गए हैं, तो 1 बाय 1 ये डाउट्स हम क्लियर करते जाएंगे। तो मिलेंगे सेकेंड पेपर के डाउट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।